हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। देन हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का आपके और हमारे प्यारे से चैनल टॉप टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन में। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखेंगे एक फिजिक्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है, लेकिन हाँ, फिजिक्स को सीखने के लिए इसका सीखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं ये चीज़ें क्या है। सबसे पहले फिजिक्स में इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? जैसा कि मैथमेटिक्स में चीजें चलती हैं, हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, उसके अलग तरीके होते हैं, वैसे ही फिजिक्स के अपने तरीके होते हैं जोड़ने घटाने के। मैथमेटिक्स की तरह भी कुछ चीजें जुड़ती घटती हैं और कुछ चीजें होती हैं जो फिजिक्स के अपने तरीके होते हैं। देखते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक 2 न्यूटन का और एक 3 न्यूटन का। दो यहाँ पे बल लगाए जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या इस पर 5 न्यूटन का बल लग जाएगा? नहीं, इस पे 5 न्यूटन का बल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर इसे सीधे लगाते ना तो लग जाता, ठीक है, लेकिन ये तिरछा लगाया गया है, तो क्या ये डायरेक्टली जुड़ जाएगा? नहीं। इसी को किस तरीके से रिजोल्व करके, किस तरीके से हम जोड़ेंगे, ये इस टॉपिक में पढ़ेंगे, वेक्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है हमारे पास, लिखा हुआ है इस ब्लॉक का द्रव्यमान 5 kg है। क्या ये कथन पूरा है? दो क्वेश्चन है जिससे आपको समझ में आएगा कि ये वेक्टर क्या है, किस तरीके से चीजें फिजिक्स में चल रही हैं, ठीक है। ये समझ में आएगा थोड़ी देर के बाद कि क्वेश्चन मैंने क्यों लिया सबसे पहले ही, है ना। देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं। लिखा हुआ है इस ब्लॉक का द्रव्यमान 5 kg है। क्या यह कथन पूरा है? आप सोचिए इसके बारे में थोड़ा सा। आपने मार्केट से शक्कर खरीदा 5 किलो। मैं पूछ रही हूँ, क्या ये स्टेटमेंट कंप्लीट है कि इसका जो वेट है, मास है, वो 5 kg है? क्या ये कंप्लीट है? तो आप कहेंगे हाँ, इसमें और चीज है ही क्या, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फिर इस पर आएंगे। इस पर लिखा हुआ है इस भार पर विचार कीजिए। यहाँ पे एक वेट रखा हुआ है, एक मास रखा हुआ है, और ये है अर्थ सरफेस। हमें पता है अर्थ किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है। वो फोर्स क्या है? mg, ठीक है। यहाँ पे फोर्स लग रहा है mg, ठीक है। g क्या है? हमने पढ़ रखा होगा, आपने पढ़ रखा होगा 9th क्लास में। नहीं भी पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, एनएलएम में हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, है ना। इसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे कोई हमें लेना देना नहीं है। वैसे तो 9.8 होती है, लेकिन हम चीज़ों को सरल करने के लिए 10 ले लेते हैं। इससे कोई हमें लेना देना नहीं है। हम चीज़ों को समझते हैं कि इसमें है क्या। ये हम क्यों समझ रहे हैं? वेक्टर समझने के लिए, है ना। तो उसी के पर्पस से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे फोर्स लग रहा है mg। मैंने लिखा F इज इक्वल टू नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है mg। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या ये स्टेटमेंट कंप्लीट है? क्या ये स्टेटमेंट कंप्लीट है कि इस पर फोर्स लग रहा है mg? मैं कह रही हूं कि नहीं, ये स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें इसके साथ ये भी बताना होगा कि ये mg लग तो रहा है, लेकिन नीचे की ओर लग रहा है, डाउनवर्ड्स लग रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे नीचे की ओर, नीचे की ओर, तब जाके हमारा ये स्टेटमेंट कंप्लीट होगा। इसका मतलब ये हुआ, हमारी फिजिक्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बोले तो परिमाण, क्यों, क्वांटिटी कितनी है। जैसे कि हमारे पास जो वेट था पिछले क्वेश्चन में वो 5 kg का था, है ना। उसी को क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। ओके, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका सिर्फ हम मैग्नीट्यूड बता दे तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ, ये जितना है उतना ही है, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिसके साथ उसका परिमाण के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को बताना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका मतलब हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा फिजिक्स में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसके साथ उसकी डायरेक्शन को बताना इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका सिर्फ हम मैग्नीट्यूड बता दे तो वो चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। देखते हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे आपने आपके दोस्त से कहा कि मेरे घर से तुम्हारा घर 2 किलोमीटर दूर है, आ जाना।
आपका आपके दोस्त का घर यहाँ पे है, आपका दोस्त अपने घर से निकला, आपने क्या कहा था कि 2 किलोमीटर दूर है, तुम आ जाना। आपका दोस्त अपने घर से निकला, अब ये सोच रहा है 2 किलोमीटर तो मुझे जाना है, लेकिन मैं किस डायरेक्शन में जाऊं, इधर जाऊं, इधर जाऊं या इधर जाऊं, मैं किधर जाऊं। इसका मतलब ये हुआ आपने जो ये बताया ये स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है आपके दोस्त के लिए। 2 किलोमीटर ये किधर जाए, अब इसको पता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट नहीं है। अगर आपने ऐसा बताया होता कि 2 किलोमीटर नॉर्थ में जाना है तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाता और आपका दोस्त समझ जाता कि मुझे अब जाना किधर है और वो आपके घर तक पहुंच जाता। इसका मतलब ये हुआ हमारी फिजिक्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके साथ उसकी डायरेक्शन को लिखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बस यही है हमारा वेक्टर। देखते हैं किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। ये फिजिकल क्वांटिटीज है क्या, जिसे हम नाप सकें, तोल सके, जिसकी गणना कर सके, ये क्या है हमारी सारी फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उसको अगर मैं कहूँ 4 से 5 चीजों में तोड़ दीजिए, ऐसी चीजों में तोड़िए कि जो जितनी भी दुनिया में चीजें हैं सभी इसी के इर्द गिर्द हो, तो आप क्या कहेंगे। सबसे पहले टाइम, फिर स्पेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो, उसके बाद मटेरियल, फिर एनर्जी, उसके बाद इमोशंस। आप कहेंगे ये जो 4-5 चीज़ें हैं इसी के इर्द गिर्द दुनिया की सारी चीज़ें हैं वो हैं। तो मैं कह रही हूँ जो शुरू की 4 चीज़ें हैं, स्पेस, टाइम, मटेरियल, एनर्जी, ये जो 4 चीज़ें हैं इसकी गणना हम कर सकते हैं, इसको हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, बता सकते हैं कि ये क्वांटिटी कितनी है, कैसा है। लेकिन ये जो मैं लास्ट में कहा था इमोशंस, इसको फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है कि कोई किसी से कितना लव करता है या हेट करता है, किसके अंदर कितना ईगो है, इसको फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो शुरू की हमारे पास 4 चीज़ें थी उसको हम गिन सकते हैं, उसको हम गिन सकते हैं, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। तो वही है हमारी भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये 2 तरीके की होती हैं, पहला स्केलर और दूसरा वेक्टर। स्केलर बोले तो अदिश राशियां और वेक्टर बोले तो सदिश राशियां। जैसा कि हमने सीखा, जो हमारे पास पहला वाला एग्जाम्पल था, पहला वाला जो हमने क्वेश्चन किया था वो क्या था, अदिश। कैसे, मैं इसका डेफिनेशन लिखती हूँ, आपको समझ में आएगा। अदिश क्या है, जिसमें सिर्फ परिमाण हो। 2 चीजें होती हैं, परिमाण और परिणाम। अब दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे, ये परिमाण है, जिसमें सिर्फ परिमाण हो उसे क्या कहते हैं, अदिश राशियां। सदिश राशियां किसे कहते हैं, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो। जैसा कि हमारे सेकंड वाले क्वेश्चन में था, दिशा भी हो। इसका मतलब ये हुआ जो हमारे पास जो मास था 5 kg वो क्या था, एक अदिश राशि। और जो हमने जो डायरेक्शन बताई 2 किलोमीटर नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट जो भी है वो क्या है, एक सदिश राशि है। आपको इतना तो समझ में आया होगा, है ना। उम्मीद करती हूँ। देन आगे बढ़ती हूँ, हम सदिश को डिफाइन करते हैं। डिफाइनिंग वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर को डिफाइन करने के लिए 2 चीजों की जरूरत है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, पहला परिमाण और दूसरा दिशा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे कि हमें आपको सभी की पहचान के लिए अपना अपना नाम होता है, वैसे ही वेक्टर को पहचानने के लिए हम एक सिंबल का यूज करते हैं। जैसे फोर्स, एक हमारे पास क्या था, फोर्स जो था एक वेक्टर था। इसको हम किस तरीके से पहचानेंगे, इसको देख करके ये एक वेक्टर है, इसके ऊपर एक हम तीर का चिन्ह लगा देंगे।
इससे हमको ये समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, एक वेक्टर है, ये इसकी पहचान है। जैसे जैसे हमारा नाम होता है वैसे ही इसकी पहचान है। अगर इसके ऊपर तीर का चिन्ह लगा हुआ है, हमें नहीं पता है कि ये क्या है, कुछ भी है, लेकिन अगर इसके ऊपर तीर का चिन्ह लगा हुआ है, इससे हमको इतना तो समझ में आ जाएगा ये एक सदिश राशि है। ठीक है, जैसे कि वेलोसिटी होता है, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ये भी एक सदिश राशि होती है। एक्सेलरेशन, त्वरण जिसे कहते हैं, ये भी एक सदिश राशि है। 12th क्लास में अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक सदिश राशि होती है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड, इसको भी हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें नहीं पता है कि ये ई क्या है, बी क्या है, लेकिन हमको इतना पता चल रहा है इस तीर के चिन्ह से, ये जो भी हो, लेकिन ये क्या है, ये वेक्टर तो जरूर है। जैसे कुछ नया इजाद हो गया, कुछ नया आ गया, हमें नहीं पता है वो क्या है, लेकिन इसके ऊपर एक चिन्ह लगा हुआ है तीर का, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं, लेकिन इस तीर से हमें इतना पता चल जाएगा, ये कुछ भी हो हमें नहीं पता है, लेकिन इस तीर से हमें ये पता जरूर चल रहा है ये एक सदिश राशि है। बस यही है क्या, वेक्टर। इसको, इसकी पहचान है ये तीर का चिन्ह। अब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या कहेंगे, इसको मिटाती हूं मैं। मैग्नीट्यूड, परिमाण, इसका भी एक चिन्ह होता है। जैसे कि ये देखिए, हम कुछ भी ले लेते हैं, हमने एक वेक्टर ले लिया ए, इसके परिमाण को हम कुछ इस तरीके से बताएंगे। ये सारी चीजें किस तरीके से फाइंड करते हैं हम आगे सीखेंगे। और ये डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए इसकी पहचान है, ये मैग्नीट्यूड इसकी पहचान है। वैसे ही डायरेक्शन के लिए इसके ऊपर एक टोपी लगा देते हैं हम, इससे हमें ये समझ में आता है कि इसकी डायरेक्शन के लिए ये टोपी है, इससे हमें ये समझ में आता है कि इसकी डायरेक्शन क्या है। देखिए यहाँ पे क्या ये वेक्टर है, और वेक्टर को डिफाइन करने के लिए इसका परिमाण और डायरेक्शन दोनों चाहिए। क्या हमारे पास दोनों है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। इतना तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। ये देखिए, लेंथ ऑफ अ वेक्टर, सदिश की लंबाई। क्या लिखा हुआ है, ए और बी में से कौन तेज दौड़ रहा है। यहाँ पे देखिए और आप थोड़ा सोचिए कि ए और बी में से कौन तेज दौड़ रहा है। जो इसकी लंबाई है ना, मैं हिंट देती हूँ, इसकी जो लंबाई है ना, इसकी मैग्नीट्यूड, इसके मैग्नीट्यूड को बताती है, इसका परिमाण कितना है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो बी की लंबाई है ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि बी तेज दौड़ रहा है, बी तेज दौड़ रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे एक एग्जाम में आया था कि एक पोल है, उसके सामने एक लड़की खड़ी है, उसको ड्रॉ करिए, तो अब बताइएगा कौन सा सही है। ये चीजें क्या होती हैं, ये चीजें प्रपोर्शनेट चलती हैं, एक दूसरे के प्रपोर्शनेट, है ना। ये देखिए एक लड़की खड़ी है, अब बताइए इसमें से कौन सा सही है। चीजें प्रपोर्शनेट चलती हैं, किसके, एक दूसरे के। हमें पता है जो हमारे घरों के आसपास जो पोल होते हैं वो 10, 12, 13 फुट के होते हैं। ठीक है, और जो लड़की की लंबाई होती है वो जनरली कितने होती है, 5, साढ़े 5, है ना। तो सभी चीजें क्या चलती हैं, प्रपोर्शनेट चलती हैं। तो क्या ये लड़की कभी इस पोल के बराबर हो सकती है? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो नॉनसेंस हुआ ना, ये तो गलत हुआ। और ये देखिए, लड़की कितनी भी बड़ी होगी तो पोल के आधे से छोटी की ही तो होगी ना, इसका मतलब ये भी गलत है, ये सही है। आपको समझ में आया कि चीजें किस तरीके से प्रपोर्शनेट चलती हैं। और ये जो लेंथ है वो क्या बताता है, वो मैग्नीट्यूड को बताता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, पर्सन ए 10 मीटर पर सेकंड से पूर्व दिशा में दौड़ रहा है,
सेकेंड है पर्सन बी 5 मीटर पर सेकेंड से पूर्व दिशा में दौड़ रहा है। इसके लिए हमें वही एरो का चिन्ह बनाना है। देखते हैं कैसे बनाते हैं। 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, तो ये देखिए हमें ये भी पता है चीजें प्रोपोर्शनल चलती हैं। ये कौन है? ये है ए और ये कौन है? बी। अगर हमने ए को इतना बड़ा बना दिया तो बी को हमें इतना बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो बी है ए के आधी स्पीड से दौड़ रहा है ना। आपको ये समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3D रिप्रेजेंटेशन एंड 2D। ठीक है, ये हम क्यों देख रहे हैं? इसके बाद एक टॉपिक आएगा हमारे पास पोजीशन वेक्टर, उसको सीखने के लिए इसका सीखना इंपॉर्टेंट है ना। तो देखते हैं, जैसे कि 3D में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी चीज को। 3D में हमें ये पता है, जो हमारे पास एक क्यूब होता है, ये क्या होता है? 3D होता है। इस क्यूब से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, है ना। ये देखिए, क्या ये 3D है? और ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया, क्या ये 2D है? 3D है। ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है एंड ये जेड एक्सिस है। क्या तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं? ये देखिए, ये इसके लंबवत है, और जो ये है, ये आगे वाला, क्या ये वाला है जो मैंने ये पेन रखा हुआ है? क्या ये है? क्या ये तीनों चीजें एक दूसरे के लंबवत है? ये क्या है? 3D रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। ये 2D में क्या है? ये जो वाई एक्सिस है ना, ये बाहर आता हुआ है, इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया है? पॉइंट। ये बाहर आता हुआ है। जैसे जो हमारे पास तीर होता है, जब वो बाहर की तरफ आता है तो सिर्फ उसका एक नोक दिखता है, इसीलिए जब वो अंदर की तरफ जाता है, जेड एक्सिस किस तरफ है? अंदर की तरफ, तो तीर के पीछे जो ये होता है ना, क्या ये दिखता है? इसीलिए हमने ये क्रॉस का चिन्ह यहाँ पे यूज किया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे और ज्यादा समझ में आएगी ये सब चीजें। देखते हैं। ये देखिए, इकाई सदिश यूनिट वेक्टर, ये क्या है? एक्स अक्ष के साथ इकाई सदिश आई कैप होता है। इकाई सदिश, इकाई सदिश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ना, इसका परिमाण हमेशा एक होता है। परिमाण हमेशा एक होता है। इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसके बारे में डिटेल में तो हम आगे पढ़ेंगे, इसके बारे में हम बस थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि 2 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट में कोई व्यक्ति दौड़ रहा है। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट में कोई व्यक्ति दौड़ रहा है। तो ईस्ट बताने की जगह पे, या फिर मैं ऐसा कह दूं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। इसके बताने की जगह पे मैं सिर्फ इतना लिख सकती हूँ 2i कैप। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, तो इससे सिर्फ हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें पता चल रहा है सिर्फ और सिर्फ दिशा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स अक्ष के साथ इकाई सदिश आई कैप होता है, वाई अक्ष के साथ इकाई सदिश जे कैप होता है, जेड अक्ष के साथ इकाई सदिश के कैप होता है। यहाँ पे समझते हैं, ये एक्स एक्सिस है तो ये आई कैप होगा, ये माइनस का एक्स एक्सिस है तो ये माइनस का आई कैप होगा, ये वाई एक्सिस है तो ये यहाँ पे जे कैप होगा, यहाँ पे माइनस का जे कैप होगा, यहाँ पे के कैप होगा और यहाँ पे माइनस का के कैप होगा। अब आपको समझ में आ रहा है?
अगर हम कह दें कि कोई व्यक्ति वाई डायरेक्शन में चल रहा है तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे कि पॉजिटिव वाई एक्सिस, हम ऐसा सिर्फ कह देंगे जे कैप। इससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि हाँ वो वाई डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि एक बार और मैं बताती हूँ, एक्स अक्ष के साथ इकाई सदिश आई कैप होता है। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, वाई अक्ष के साथ इकाई सदिश जे कैप होता है और जेड अक्ष के साथ इकाई सदिश के कैप होता है। ये और अच्छे से समझ में आएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तब तक ये देखिए, निर्देशांक बताए। हम ये सब चीजें क्यों लिख रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसके बाद पोजीशन वेक्टर पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया उसमें ये सब चीजें यूज में आएंगी और जब क्वेश्चन करेंगे ना तो सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखते हैं, निर्देशांक बताना है। ये कितना है, 0,0,0 हमें पता है। और ये क्या है, 3D में क्यूब है, क्यूब ऑफ साइड ए। इसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर। आप इसके निर्देशांक बताइए। सबसे पहले हम सी का निर्देशांक लिखते हैं। सी तक पहुंचने के लिए हमें कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, एक्स में। तो आप कहेंगे अगर हम सी तक पहुंचना चाहते हैं सबसे पहले एक्स में क्या हमें 1 चलना पड़ेगा, 1 मीटर चलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या ये लंबाई और ये लंबाई बराबर ही है, क्योंकि ये क्यूब है, इसकी सारी लंबाइयां बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये कितना आएगा यहाँ पे 1। क्या हमें वाई में चलना पड़ रहा है, बिल्कुल, और जेड में हम तो चल ही नहीं रहे हैं। देखिए जेड को चलने के लिए क्या हमें आगे आना पड़ेगा, इस पे चलना पड़ेगा, लेकिन हम तो पीछे ही है ना। इसीलिए देखिए एक्स अक्ष में हमने 1 चला, फिर वाई अक्ष में हमने 1 चला, हम सी तक पहुंच गए। हम डी को लिखते हैं। डी तक पहुंचने के लिए क्या हमें एक्स एक्सिस पर 1 चलना होगा, बिल्कुल। क्या हम वाई एक्सिस पर भी चल रहे हैं, नहीं, यहाँ पे क्या आएगा 0। क्या हम जेड एक्सिस पर चल रहे हैं, नहीं, यहाँ भी क्या आएगा 0। ई के लिए लिखते हैं। ई तक पहुंचने के लिए क्या हम एक्स एक्सिस पर 1 चल रहे हैं, बिल्कुल। वाई एक्सिस पर क्या हम ऊपर जा रहे हैं, नहीं, देखिए ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर अपन कहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 0। अपनी सारी चीजें पहले कर रखी होंगी, लेकिन बस मैं एक रिकॉल करा रही हूँ ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए जब हम पोजीशन वेक्टर लिखे, है ना। क्या हम जेड में चल रहे हैं, देखिए यहाँ तक पहुंचने के लिए इस पे चलना होगा, कितना आएगा 1। ठीक है, क्योंकि सारी लंबाई इसके क्या है 1 है। ठीक है, ए के लिए लिखते हैं। ए तक पहुंचने के लिए क्या हम एक्स में चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, इसके लिए 0। क्या हम वाई में चल रहे हैं, नहीं। क्या हम जेड में चल रहे हैं, हाँ, देखिए जेड में यहाँ पे हमें चलना होगा, तब जाकर हम ए तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे का सब हमने लिख लिया, ऊपर का लिखते हैं। जी तक चलने के लिए क्या हमें एक्स एक्सिस में चलना पड़ रहा है, एक्स एक्सिस में चलना पड़ रहा है, नहीं, हम वाई एक्सिस पर चल रहे हैं। देखिए कितना चले वाई एक्सिस पर हम 1। क्या जेड में चल रहे हैं, हाँ, देखिए यहाँ पर ये रहा 1। ठीक है, बी तक पहुंचने के लिए क्या हम एक्स में चल रहे हैं, नहीं, क्या आएगा 0। क्या हम वाई में चल रहे हैं, हाँ। क्या हम जेड में चल रहे हैं, नहीं। एफ तक पहुंचते हैं हम। एफ तक पहुंचने के लिए क्या हम एक्स में चल रहे हैं, हाँ, देखिए यहाँ पर। क्या हम वाई में चल रहे हैं, हाँ, देखिए। क्या हम जेड में चल रहे हैं, देखिए यहाँ पर चल रहे हैं। तो क्या हमने सभी के निर्देशांक लिख लिए। ये निर्देशांक अच्छे से लिखने आने चाहिए जब हम पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, सभी चीजों को यूज करके, इकाई सदिश को, इसको आई कैप जे कैप में, तब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। एक और प्रैक्टिस करते हैं। ये देखिए क्यूबोइक। अब हम इस घनाभ का, इस क्यूबोइक का हम निर्देशांक लिखते हैं। देखिए इसकी लेंथ दे रखी है 3 मीटर, ये 1 मीटर है और ये 2 मीटर है, और ये रहा मूल बिंदु ओरिजिन, जिसकी निर्देशांक 0,0,0 है। ठीक है, सबसे पहले हम डी के लिए लिखते हैं।
डी के लिए लिखेंगे तो डी तक पहुंचने के लिए क्या हम एक्स में चल रहे हैं? नहीं, एक्स में तो हम चल ही नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ वाई में चल रहे हैं। देखिए डी तक पहुंचने के लिए हम वाई में चल रहे हैं। कितना, इसकी लंबाई कितनी है? वहां पर देखिए दे रखा है 2 मीटर, यहाँ पे क्या आएगा 2। ठीक है, क्या हम जेड में चल रहे हैं? नहीं, गलत लिख दिया मैंने, एक्स में तो चल ही नहीं रहे हैं। एक्स में 0, वाई में 2 और जेड में 0। ठीक है, सी के लिए लिखते हैं। सी तक पहुंचने के लिए क्या हम एक्स में चल रहे हैं? देखिए चल रहे हैं, कितना 3। क्या हम वाई में चल रहे हैं? हाँ, कितना 2। क्या हम जेड में चल रहे हैं? नहीं, तो ये कितना आएगा 0। ठीक है, बी के लिए लिखते हैं। बी तक पहुंचने के लिए हम एक्स में सबसे पहले कितना चल रहे हैं? 3। इसकी लंबाई और इसकी लंबाई सेम ही है। ठीक है, 3 चल लिया हमने। वाई में कितना चल रहे हैं? 2। और फिर जेड में कितना चल रहे हैं? 1। देखिए इसकी लंबाई और इसकी लंबाई सेम ही है। ठीक है, हम ए पॉइंट के लिए लिखते हैं। ए तक पहुंचने के लिए हम एक्स में चल रहे हैं क्या? नहीं, जब इधर ही इसके लिए ही लिखना है, इस पॉइंट के लिए, तो हमें एक्स डायरेक्शन में चलने की तो कोई जरूरत ही नहीं है ना। तो हम वाई के लिए देखते हैं। वाई में हम कितना चल रहे हैं? 2। और जेड में कितना चल रहे हैं? देखिए यहाँ पे 1। ठीक है, अब ई पॉइंट के लिए लिखते हैं। एक्स में नहीं चल रहे हैं तो 0, वाई में नहीं जा रहे हैं तो 0, जेड में जा रहे हैं और इसकी लेंथ 1 है तो 1। ठीक है, एफ पॉइंट के लिए लिखते हैं। क्या हम एक्स में चल रहे हैं? हाँ, कितना 3। ठीक है, क्या हम वाई में चल रहे हैं? नहीं, तो 0। क्या हम जेड में चल रहे हैं? हाँ, कितना 1। जी पॉइंट के लिए लिखते हैं। क्या हम एक्स में चल रहे हैं? हाँ, कितना 3। क्या हम वाई में जा रहे हैं? नहीं, 0। क्या हम जेड में जा रहे हैं? नहीं, तो 0। आई होप आपको ये सारी की सारी चीज़ें लिखनी आ गई होंगी, उम्मीद करती हूँ। एंड मैं आगे बढ़ती हूँ, है ना। आगे देखते हैं। ये देखिए आ गया हमारा पोजीशन वेक्टर, जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे। पहले निर्देशांक लिखना सीखा हमने, फिर हमने आई कैप जे कैप, किस डायरेक्शन में आई कैप होता है, किस डायरेक्शन में माइनस का आई कैप होता है, वाई डायरेक्शन में जे कैप होता है, माइनस की वाई डायरेक्शन में माइनस का जे कैप होता है, जेड पॉजिटिव जेड में के कैप होता है और नेगेटिव जेड एक्सिस पे माइनस का के कैप होता है। हमने ये लिखना सीखा और उसके बाद हमने पोजीशन लिखना सीखा, किस तरह हम 2D में लिखेंगे, किस तरीके से हम 3D में लिखेंगे, हमने वो सीख लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ अ कोऑर्डिनेट, निर्देशांक की स्थिति सदिश। ठीक है, ये देखिए इस पॉइंट तक हमें पहुंचना है, इस पॉइंट तक हमें पहुंचना है। इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें एक्स में कितना चलना पड़ेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, या फिर हम इसको ए वेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं एक्स डायरेक्शन में हम कितना चल रहे हैं। क्या हम 6 चल रहे हैं? और हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? आई कैप। देखिए प्लस वाई में कितना चल रहे हैं? 5। और पॉजिटिव वाई में जा रहे हैं ना, तो जे कैप। ओके, ठीक है, इतना हो गया। अगर मैं कोई पॉइंट यहां पे ले लूं, सपोज किया मैंने 6 कोमा माइनस का 5 ले लिया, तो इस बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें एक्स में कितना चलना पड़ रहा है? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, वी वेक्टर, यहां तक पहुंचने के लिए हम एक्स में कितना चल रहे हैं? 6। और एक्स पॉजिटिव में जा रहे हैं तो आई कैप प्लस, अब हम वाई में कितना चल रहे हैं? माइनस का 5, माइनस का 5, और क्या है ये? जे कैप।
कितना आएगा 6i माइनस का 5j। आप घबराइएगा मत इससे कि यहाँ पे तो मैंने माइनस का j लिखा ही नहीं, ये दूरी है, जो 5 है ना वो हमने दूरी लिखी है, और जो माइनस के साथ लिखा है ना इसकी डायरेक्शन के लिए ही लिखा है। आपको पता होगा ये 6 और 5 सिर्फ मैग्नीट्यूड है, और ये माइनस का j तो उसके लिए है ना, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साथ ही माइनस लगा के हम माइनस माइनस करके प्लस कर दे, नहीं, ये 5 तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है और माइनस का j इस डायरेक्शन के लिए है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे लिखते हैं, सपोज कि मैंने माइनस का 6 और माइनस का 6 ले लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ c लिख लेते हैं। कितना आएगा, माइनस का 6i एंड माइनस का 6j। हम 3D में भी लिखना सीखेंगे। कलर तो चेंज हुआ ही नहीं। क्या चल रहा है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये देखिए वापस से आ गया, इसके लिए भी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी लिखना है, तो कितना आएगा 7i माइनस का 6j। क्या हमने पहले भी लिखना सीखा था, बिल्कुल। देखिए आगे देखते हैं। अब हम 3D में लिखेंगे। 3D में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 0,0,0 होना चाहिए, ठीक है। 3D में लिखते हैं, हमने निर्देशांक लिख लिया था, उसके साथ हमें i j k भी तो चिपकाना है ना। सबसे पहले हम निर्देशांक लिख लेते हैं, मैं 1-2 लिख के बताऊंगी, बाकी का आप खुद ही कर लेंगे, है ना। मैं जैसे कि g के लिए लिखती हूँ, हमें यहाँ तक पहुंचने के लिए x में चलना पड़ रहा है 3, y में चलेंगे 2, z में चलेंगे 1, तब जाकर यहाँ पे पहुंचेंगे। और इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, यहाँ से डायरेक्टली हम ऐसे मिला दें सीधा, तो ये क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर। लाइन सीधी नहीं है, बाकी ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ जी कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 3i प्लस 2j प्लस k है ना। c के लिए लिखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ c। आप सारी चीजें यहाँ पे लिखेंगे, ये यही है, इसे घबराएंगे नहीं, लिखने का तरीका है। ओके, पोजीशन वेक्टर ऑफ c। c तक पहुंचने के लिए क्या हम x में चल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, 0, ठीक है, नहीं लिखेंगे। क्या हम j में चल रहे हैं, आई मीन y में जा रहे हैं, नहीं, तो ये भी 0। क्या हम z में जा रहे हैं, हाँ, कितना आएगा 1, यानी कि ओनली k। एक और लिख के बताती हूं मैं, f के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ f कितना आएगा, f तक जाने के लिए क्या हम x में चल रहे हैं, नहीं। क्या हम y में चल रहे हैं, हाँ, कितना 2। क्या हम z में चल रहे हैं, हाँ, कितना 1। इसका मतलब 2j एंड प्लस k। देखिए आपको समझ में आ गया है ना। बाकी का आप स्वयं लिख लेंगे। ये देखिए, अब एक बात बताइए, हमने डायरेक्शन तो एक्स वाई एक्सिस में लिखना सीख लिया, एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, जेड एक्सिस पर, इसमें तो लिखना सीख लिया। लेकिन अगर आपसे कोई रास्ता पूछेगा तो आप ऐसे थोड़े बताएंगे कि आपकी मम्मा ने आपसे पूछा कि स्कूल का रास्ता क्या है, आपने बता दिया 2i 3j एंड 5k मम्मा आप आ जाना, मेरा स्कूल आ जाएगा। आपकी मम्मा तो कहेगी कि ये तो मुझे ही सिखा रहा है ना। आपको बताना पड़ेगा कि पहले 2 किलोमीटर नॉर्थ में जाना, फिर वहाँ से लेफ्ट ले लेना, फिर वहाँ से ईस्ट ले लेना, ऐसे करके बताना होगा। उसके लिए हमें ग्राफिकल डायरेक्शंस भी आनी चाहिए। ओके, हमें इतना तो पता रहता है बचपन से ही कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट क्या है, ये 4 डायरेक्शन हमें पहले से पता है,
ठीक है। लेकिन इसके जो बाइसेक्टर पे है, बाइसेक्टर बोले तो बीचों बीच जो है 45 इधर भी है और 45 इधर भी है। अरे वाह, तो इसे हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये बीचों बीच है, नॉर्थ में भी है ईस्ट में भी है, तो क्या लिखेंगे? नॉर्थ ईस्ट। इसे लिखने का और भी तरीका है, जैसे हम लिख सकते हैं 45 डिग्री 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, ये वाला 45 लिया मैंने, ये वाला। अभी अलग अलग कोण भी लिखना सीखेंगे, अलग अलग एंगल पर, तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। हमने ये वाला 45 लिया बस समझने के पर्पज से, दोनों तो 45 ही हैं, दोनों को हम किस तरीके से लिखेंगे ये लिखना सीख रहे हैं। हमने ये 45 लिया तो हम जा किस तरफ रहे हैं? नॉर्थ की तरफ, तो क्या लिखेंगे? 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ पर जा रहे हैं ईस्ट की तरफ से। जहां से जा रहे हैं वो बाद में आएगा, जहां पर जा रहे हैं वो पहले आएगा, ठीक है। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं 45 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्यों ये वाला 45 लिया? इसके लिए तो हम पहले यहाँ पे आ रहे हैं ना, और जा कहाँ से रहे हैं? नॉर्थ से। वैसे ही इस डायरेक्शन को क्या लिखेंगे? इस डायरेक्शन को क्या लिखेंगे? 45 डिग्री, अगर ये वाला 45 लिया तो साउथ ऑफ वेस्ट। अगर हमने ये वाला 45 लिया होता तो 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। अगर ये वाला लिया तो हमने, ये वाला 45 लिया तो 45 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। या फिर अगर ये 45 लिया तो 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। वैसे इन सभी को लिख लेंगे। हमने ये 4 डायरेक्शन हमें पता रहती हैं, हमने ये चारों को भी सीख लिया कि चारों को हम क्या कहेंगे। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ईस्ट साउथ, साउथ वेस्ट ऐसा भी कह के हम बता सकते हैं, नो डाउट। लेकिन ऐसा हम आगे के देखिए इसमें करेंगे। कैसे इसको बताना है तो हम कैसे बताएंगे? सभी को हम 2 तरीके से बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब एक कोण बन रहा है तो जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है वही कोण 90 में से माइनस करके क्या वो नॉर्थ इसके साथ भी बन रहा है, एक्स एक्सिस के साथ भी बन रहा है? बिल्कुल, देखते हैं फिर। इसके लिए हम क्या लिखेंगे? 30 डिग्री जा कहाँ रहे हैं? नॉर्थ में, तो लिखेंगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट। देखिए जहां पर जा रहे हैं वो पहले, जहां से जा रहे हैं वो बाद में, और जो डिग्री है जितना कोण है वो लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से तो 30 डिग्री बन रहा है, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ से कहूँ तो क्या 60 बन रहा है? तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे? 60 डिग्री कहाँ पर जा रहे हैं? ईस्ट में, ईस्ट ऑफ, कहाँ से जा रहे हैं? नॉर्थ से, नॉर्थ। क्या दोनों ही सही है? बिल्कुल दोनों ही सही है। इसके लिए लिखिए, क्या लिखेंगे हम? 40 डिग्री कहाँ जा रहे हैं? साउथ में, तो क्या लिखेंगे? साउथ ऑफ वेस्ट। ठीक है, या फिर 50 डिग्री के यहाँ से 50 बन रहा होगा, क्या लिखेंगे? 50 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। इसके लिए लिखिए 20 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। या फिर यहाँ से 70 बन रहा होगा तो क्या लिखेंगे? 70 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट।
आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये आपके लिए, ये आप करेंगे, यहाँ पे 35 डिग्री है, इसके लिए आप कर लेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये भी आपको आ गया है। ये देखिए क्वेश्चन दे रखा है, लिखा हुआ है पर्सन ए 5 मीटर पर सेकेंड की गति से 30 डिग्री दक्षिण पश्चिम दिशा में दौड़ रहा है। दक्षिण पश्चिम बोले तो साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट। ओके, ठीक है। आपको बनाना है, ड्रॉ करना है, करिए। कैसे करेंगे? पर्सन ए 5 मीटर पर सेकेंड की गति से 30 डिग्री दक्षिण पश्चिम, मतलब वो दक्षिण की तरफ जा रहा है। किधर से? पश्चिम की तरफ से। तो कितना कोण बनाया इसने? 30 डिग्री का। क्या यही बनेगा? और कितना गति कितना है इसका? 5 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। एक और क्वेश्चन दूं मैं आपको। अगर यहाँ पे लिखा रहता 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, इसके लिए ड्रॉ करिए, तो आप क्या करेंगे बताइए, सोचिए थोड़ा सा। क्या यही वाला बनेगा? ये डिग्री तो 60 ही है। कहाँ जा रहे हैं? वेस्ट में। कहाँ से जा रहे हैं? साउथ से। क्या इसके लिए भी यही बनेगा? मतलब कि दो चीजों के लिए एक, है ना। बस कैसे दे रखा है वो मैटर करता है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या है। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। देखिए हमने वेक्टर कैसे लिखते हैं हमने वो सीख लिया। तीन चीजें होती है ना। सबसे पहले वेक्टर, कोई वेक्टर दे रखा है, फिर इसका मैग्नीट्यूड ये दे रखा है, फिर इसकी डायरेक्शन ये भी दे रखा है। ठीक है, हमने इसको लिखना सीख लिया। अब हम इसको लिखना सीखेंगे, है ना। इसके बाद इसको लिखना सीखेंगे। अब पहले हम इस पे आते हैं। यही तो है ना ये मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, सदिश का परिमाण। ठीक है, देखिए पोजीशन वेक्टर दे रखा है इसका, पोजीशन वेक्टर दे रखा है इसका। ठीक है, इसके लिए इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो क्या आएगा? एक बात बताइए, आपने बचपन बोले तो आपने 9th 10th में एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, राइट। तो क्या उसमें ये होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग क्या होता है? कर्ण के वर्ग के बराबर होता है ना। ठीक है, तो क्या अगर हम इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले ये समझते हैं। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब लेंथ ऑफ दिस लाइन, इस लाइन की लंबाई क्या यही है? और इस लाइन की लंबाई इसका स्क्वायर करने से और इसका स्क्वायर करने से ही आएगा। बिल्कुल, क्योंकि ये क्या बन रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इसके अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होता है। तो क्या आएगा हमारे पास? रूट अंडर ए का स्क्वायर, देखिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। क्या यही है? आगे हम 3D में भी लिखना सीखेंगे। 3D में हम मैग्नीट्यूड को किस तरीके से लिखते हैं। हमने वेक्टर लिखना सीख लिया। सेकेंड, इसका मैग्नीट्यूड लिखना अपन सीख रहे हैं, 2D में सीख लिया। अच्छा 1D में क्या होता है? 1D जैसे तो कुछ होता ही नहीं है ना। जैसे कि ये कुछ मैं दे रही हूँ, है ना, जैसे ये दे रखा है मैंने, बताइए इसका मैग्नीट्यूड क्या है? आप कहेंगे कि यही तो है इसका मैग्नीट्यूड, सबसे पहले ही तो मैंने बताया था, है ना, आपको याद है। इसका मैग्नीट्यूड ये रहा। अब 3D में सीखेंगे। ये आप क्वेश्चन करेंगे, क्या आएगा इसका आंसर? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 5 आंसर आएगा इसका। देखिए आप यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, हम चीजों को अब 3D में लिखना सीखेंगे। 3D में हम चीजों को कैसे लिखेंगे अब ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सपोज कीजिए ये कुछ
क्वेश्चन आप बाद में करेंगे, या आगे भी मिलेगा आपको। इसको ABC मान लेते हैं, राइट। हमने ABC मान लिया, ठीक है। जब हमने ABC मान लिया और ये ओरिजिन है, ये क्या है, ओरिजिन, ठीक है। सबसे पहले हम इसके लिए निर्देशांक लिख लेते हैं, इन दोनों के लिए। नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा, हमें क्या चाहिए इसके लिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। जैसा कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, किसका, OA का और OB का। सबसे पहले हम OA का लिखते हैं। OA का लिखने के लिए क्या ये वाला जो है, ये वाला, ये आगे की तरफ है, जो ये क्यूबोइक है, जो घनाभ है, वो इसके आगे की परत है। जैसे कि आपके पास एक बॉक्स है, उसको आपने साइड वाइज पकड़ रखा है, तो आपने ऐसे पकड़ा तो इस साइड वाला परत ये है, और जो पीछे वाला, इधर वाला जो परत है, क्या ये पीछे वाला है, और उसी पर ये क्या है, ओरिजिन उसी पर है, पीछे वाले पर है, ठीक है। मैं इसको निकाल देती हूँ बाहर, पीछे वाले को मैं निकाल कर यहाँ पे बनाती हूँ, यहाँ पे नीचे बनाती हूँ। यहाँ पे देखिए, ठीक है, मैंने बना दिया। ये ओरिजिन है आपका, ये क्या है, ओरिजिन, 0,0,0, ठीक है। इसकी लेंथ क्या है, ये देखिए, इसकी लेंथ A दे रखी है और इसकी लेंथ B दे रखी है। अपन को क्या चाहिए, ये चाहिए। क्या वापस से ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और इसकी लेंथ ही ये है ना। ये कैसे आएगा, वापस से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। देखिए ये भी हो गया, राइट। OB, अब हमें मोड ऑफ OB चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता है ये तो पीछे वाला परत था, लेकिन ये जो B है ना, ये वाला है, और हमें चाहिए क्या, यहां से जब ये लाइन जो मिलेगी यहां से, तो ये वाला हमें चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप एक बात बताइए, ये तो एक प्लेन है, इस प्लेन पर अगर हम कहीं भी इस प्लेन को रखें, कहीं भी रखें, तो क्या 90 डिग्री बन रहा है इस प्लेन के साथ। देखिए इस प्लेन के साथ के 90 डिग्री बन रहा है, बिल्कुल। जब ये 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ, मैं यहाँ पे बना के बताती हूँ। देखिए ये वाला लाइन, फिर ये वाला लाइन, फिर ये वाला लाइन, मैं इन तीनों लाइन को बनाती हूँ, इसको मिटाती हूँ मैं, है ना। क्या यही बनेगा, मैं बताती हूँ इसमें से कौन सा वाला लाइन कौन सा वाला है। जो ये है ना, OB, OB वो है ये, और ये है A। देखिए कैसे, OA, OA और AB, OA और OB, सॉरी, OA और AB 90 पर है। देखिए ये प्लेन, ये पीछे वाला प्लेन, और जो मैंने ये रखा, ये B को आप खींच के यहाँ पे लेके आइए, क्योंकि अपन जब अब 2D में बनाते हैं चीज़ों को, तो अगर 2D में हम इसको बनाएंगे ऐसे, तो क्या हमें चीज़ें दिखेंगी, नहीं दिखेंगी। जैसा लगेगा कि ये रेक्टेंगल है, बट हमें थोड़ा सा तिरछा करके बनाना होता है। तो क्या B है वो ये वाला पॉइंट है, तो क्या इससे ये 90 पर है। देखिए OA, OA, AB, AB, हमें फाइंड क्या करना है, ये OA क्या है, OA देखिए हमने फाइंड करा है, √A² प्लस B²। AB कितना है, AB क्या इस लेंथ के बराबर है, कितना है, C। ओके, हमें बताना क्या है, OB। वापस ही राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसका मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का √, क्या आएगा, OB का लेंथ। कर देते हैं, देखिए यहाँ पर
क्या आपको चीजें समझ में आई? उम्मीद करती हूँ आपको चीजें समझ में आ गई हैं, है ना। अब क्या रह गया? कुछ नहीं, बस इतना ही था। आपको इतना समझ में आना चाहिए कि ये कैसे हुआ। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ। हम बस इसका निर्देशांक लिखेंगे। इसका निर्देशांक क्या आएगा? हमने चला इसमें ए, बी में चला, सॉरी ऊपर चला वाई में चला बी, जेड में नहीं चला तो 0। इसके लिए लिखते हैं बी के लिए लिखते हैं। बी के लिए सबसे पहले हम एक्स में चलेंगे, कितना ए, वाई में चलेंगे बी, जेड में चलेंगे सी, तब जाके पहुंचेंगे। इसके लिए अब हम पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या आएगा? इसके लिए अगर मैं लिखूं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी तो क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे ना। तीनों को स्क्वायर करके जोड़ दिया, क्या वही है? इसका मतलब एक शॉर्टकट है हमारे पास। अगर ऐसा कुछ दे रखा हो, कुछ ऐसा कुछ दे रखा हो, कुछ ऐसा कुछ दे रखा हो, तो तीनों के लिए अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं? इसके लिए सिर्फ ए, इसके लिए रूट अंडर तीनों का स्क्वायर, इसके लिए ओनली दोनों का स्क्वायर। ये तीनों का मैग्नीट्यूड आ जाता है। बिल्कुल, बस यही तो थे। आई होप आप समझ गए होंगे। दिन आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे जनरल एक्सप्रेशन ऑफ 3D यहाँ पे लिख भी रखा है। जो चीजें हैं यहाँ पे लिख भी रखी, जो मैंने पीछे समझाई। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन सदिश। ये क्या होता है? कुछ कुछ पोजीशन वेक्टर जैसा ही है लेकिन उससे अलग है। समझते हैं क्या अलग है। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या ये P का पोजीशन वेक्टर है? ये R1, देखिए क्या लिखा हुआ है, x1 i केप, y1 j केप, z1 k केप। क्या ये P का पोजीशन वेक्टर है? बिल्कुल। क्या P2 का पोजीशन वेक्टर है? ये R2 लिखा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन सदिश, क्या ये है? क्यों हमने ये लिखा, क्यों यही आया? मैं आपको समझाती हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे राम है, यहाँ पे श्याम है, यहाँ पे राधा है। ठीक है, मैंने पूछा राधा के लिए राम की पोजीशन क्या है, तो राधा ने बताया x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 k के। ठीक है, फिर से मैंने पूछा राधा से, राधा श्याम की पोजीशन क्या है, तो उसने बताया x2 i के y2 j के प्लस z2 k के। अब मैंने श्याम से पूछा राम की पोजीशन, कि श्याम राम की पोजीशन क्या है, तो ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में तो नहीं बता रहा है ना, ये श्याम अपने रिस्पेक्ट में बता रहा है। श्याम के लिए राम की पोजीशन क्या है, तो क्या यही वाली लेंथ होगी? और इस लेंथ को निकालने के लिए क्या हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा? बिल्कुल, इसमें से अगर हम इसको घटाएंगे तो इसकी पोजीशन आ जाएगी ना राम, श्याम के लिए राम की। इसका मतलब क्या हुआ? x2 माइनस x1 i केप, y2 माइनस y1 j केप, z2 माइनस z1 k केप। यही क्या है? श्याम के लिए राम की पोजीशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर था वो हम लेते थे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर मतलब स्थिति सदिश है ना, मैंने हिंदी शायद नहीं लिखा होगा, कोई बात नहीं। पोजीशन वेक्टर मतलब स्थिति सदिश। ओके, पोजीशन वेक्टर क्या वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में था? ठीक है, और जो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो किसी और बिंदु के रिस्पेक्ट में है। देखिए यहाँ पे स्लाइड गायब हो चुकी है, कोई बात नहीं, एक सेकेंड। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नोट 1,
पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लेते हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लेते हैं। ओके, नोट 2, नोट 2 क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा किसी और पॉइंट के रिस्पेक्ट में लेते हैं, किसी और पॉइंट के रिस्पेक्ट में लेते हैं। इससे हमें क्या समझ में आया? जो पोजीशन वेक्टर था, पोजीशन वेक्टर बोले तो स्थिति सदिश, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोले तो विस्थापन सदिश। ठीक है, ओके, ये नाटक कर रहा है, कोई बात नहीं। पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा किसी और पॉइंट के रिस्पेक्ट में लेते हैं। आपने 9th में पढ़ा होगा कि ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम काइनेमेटिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, बट डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, इसीलिए हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक तो होता है डिस्टेंस, जो कि होता है वास्तविक पथ। आपके घर से आपका स्कूल यहाँ पर है, ये जो वास्तविक पथ है ना, वो क्या है? डिस्टेंस है। लेकिन जो यहाँ से यहाँ तक जो डायरेक्टली पहुंचा दे, शॉर्टेस्ट पाथ, वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। बोले तो विस्थापन, सबसे छोटा रास्ता, उसे क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो बस वही है ये, आपको इतना तो पता ही होगा, बचपन से ही हम पढ़ते हैं इन चीजों को। आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे है, यदि कोई कण बिंदु P से बिंदु Q तक गति करता है तो उसका विस्थापन सदिश बताइए। देखिए, ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नहीं पूछ रहा है, P से Q एक पॉइंट दे रखा है। तो अब बताइए, हमने क्या लिखा था? पोजीशन, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आया था हमारे लिए? विस्थापन सदिश x2 माइनस x1 i कैप 3 माइनस 2 i कैप प्लस 4 माइनस 3 j कैप प्लस 5 माइनस 5 k कैप। क्या यही आया था? बिल्कुल। तो ये क्या आएगा? i कैप प्लस j कैप प्लस 0। इसका मतलब आंसर क्या आएगा? C। आप समझ गए होंगे इसे किस तरीके से निकालते हैं, है ना, फाइंड किस तरीके से करते हैं। देखिए, वेक्टर रेजुलेशन सदिश के घटक, ये क्या होता है? अच्छा, एक बात बताइए, जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसके अंदर जो ये आधार और लंब दे रखा होता है, तो हम कर्ण फाइंड कर लेते हैं। अगर कर्ण दे रखा है और उसके साथ एक एंगल दे रखा है, तो इन दोनों में कैसे तोड़ेंगे? बस वही है क्या? सदिश के घटक। ठीक है, देखते हैं। मैं आपको ना इसे प्रूफ करके बताती हूँ। जैसे यहां से मैं अगर साइन थीटा लिखूं, देखिए, सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूं मैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ इस पॉइंट का नाम है 3i के प्लस 4j के। मैं आपसे पूछूंगी कि x में ये कितना चला, तो आप क्या कहेंगे? 3। देखिए, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है। अगर मैं पूछूं ये y में कितना चला, तो आप कहेंगे 4। ठीक है, तोड़ दिया आपने, लेकिन इसकी जगह पे 5 दे दिया जाता, इसका मैग्नीट्यूड।
और यहाँ पे एंगल दे दिया जाता, फिर आप कैसे पता करते हैं, वही सीखेंगे इसके अंदर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए साइन थीटा कितना आएगा बताइए, साइन थीटा P बाय H, यहां से P कितना आएगा, H साइन थीटा। ठीक है, कोस थीटा कितना आएगा, मैं प्रूफ करके बता रही हूं, है ना, B बाय H, तो यहां से B कितना आएगा, H कोस थीटा। लिख लेते हैं अपन यहाँ पे H कोस थीटा, और यहाँ पे H साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये दोनों तो हमने कर लिया। ठीक है, इस पॉइंट का निर्देशांक क्या आ जाएगा, आप बताएंगे थोड़ा। इस पॉइंट का निर्देशांक आ जाएगा इतना आई के प्लस इतना जे के, ऑब्वियसली आएगा ही, है ना। लिखते हैं, इस पॉइंट का हमने नाम दिया है ये आर, ये जो है ना इसका जो लेंथ है उसका नाम हमने दे रखा है आर। इसके लिए हमने, अगर हम लिख रहे हैं इसके लिए पोजीशन वेक्टर लिख रहे हैं, तो कितना आएगा, H कोस थीटा आई के प्लस H साइन थीटा जे के। ये कितना आएगा, क्या इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ऐसा ही होता है, 3 IK प्लस 4 JK था, तो हमने क्या करा था, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो हमारे पास 5 आया था। उसी तरीके से इसको करेंगे तो क्या आएगा, H कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस H साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्या आएगा देखिए, H स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा H स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से H स्क्वायर कॉमन आएगा, यहां पे करती हूं मैं, यहां से H स्क्वायर कॉमन आएगा, क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, H स्क्वायर इंटू 1, तो आया H स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, H। क्या हमने प्रूफ कर दिया, R इज इक्वल टू H। क्या हम ये कह पा रहे हैं कि जो रिजल्टेंट है वो H है, क्या हमने ये प्रूफ कर दिया। इसे घबराना मत आप, ये क्या लिखा हुआ है, ये प्रूफ करने के तरीके से लिखा हुआ है कि H बराबर R आ रहा है, तो वही यहाँ पे लिख दिया गया है ना। तो आपको ये समझ में आ रहा है, अगर ये थीटा और यहाँ का जो रिजल्टेंट है वो दे रखा है, तो हम किस तरीके से रिजॉल्व कर लेंगे, x का कंपोनेंट कितना होगा, y का कितना होगा, हम पता कर लेंगे। यहाँ पे देखिए वही दे रखा है, यहाँ पे x का कंपोनेंट कितना होगा, इसको p मान लेते हैं, तो कितना आएगा बताइए, r cos थीटा, और ये कितना आएगा, r sin थीटा। देखिए वहां पे आया है, जो यहाँ पे है और उसके साथ जो एंगल बना रहा है, तो वो क्या आएगा, cos थीटा। जो इसके परपेंडिकुलर है वो क्या है, r साइन थीटा। ये कितना है, r साइन थीटा। क्या ये r साइन थीटा है, तो हम हमेशा इसमें और इसमें तोड़ेंगे। ये किसके परपेंडिकुलर होगा, इसके साथ थीटा बन रहा है, इसका मतलब ये और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूरे फिजिक्स में इसका यूज आएगा हर जगह, कैसे भी करके, कभी इंक्लाइन प्लेन पर, कभी किसी तरीके से, कभी टेंशन करके, कुछ भी करके। आप इस शब्द से घबराइएगा मत, ये आगे पढ़ेंगे एनएलएम वगैरह में, है ना। किसी तरीके से इसको रिजॉल्व करने के लिए दे देगा और ये हमें आना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। देखिए तोड़िए इसको, किस तरीके से करेंगे। जो कोण बना रहा है उसके साथ क्या 20 cos 37 आएगा, और ये कितना आएगा 20 sin 37। क्या ये यही है, हमेशा आप इसमें और इसके परपेंडिकुलर में तोड़ेंगे, ऊपर नहीं। ऊपर से जैसे कभी कभी यूज में आएगा, लेकिन मोस्टली नीचे वाला
इसके परपेंडिकुलर वाला कितना आएगा 20 साइन 37 डिग्री। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, एक और बात, ये 37 डिग्री, ये 37 डिग्री चल क्या रहा है, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। हो सकता है आपने पढ़ा हो, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार। ये एक ट्रायंगल आप हमेशा याद रखेंगे, है ना। ये 90 है, ये 53 है, ये 37 है। ये देखिए 53 है ना, तो ये 5 है और ये 3 है और ये 4 है। इससे आपको साइन 37, साइन 53, कोस 37, कोस 53, टेन 37, टेन 53, कोट सभी याद रहेंगे सिर्फ इस ट्रायंगल से। इस तरीके से रटेंगे तो इससे टाइम लगेगा और याद नहीं रह पाएगा। ऐसे इसको याद रखेंगे ना, मेमोराइज कर लीजिएगा इसको, ऐसे आपको याद रहेगा हमेशा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या है साइन 37 डिग्री। देखिए तो क्या आ रहा है, क्या 3/5 आ रहा है। 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, ये 12 आ गया। ये 4/5, 4 4 जा 16, क्या ये इतना आ गया न्यूटन। देखिए न्यूटन है। क्या आपको ये समझ में आया? बिल्कुल। एक्स एक्सिस पे, माइनस के एक्सिस पे कितना आया है 12 न्यूटन और वाई पे 16 न्यूटन। आई होप आपको रिजॉल्व करना आ गया होगा। ठीक है, ये देखिए इसको आप करेंगे, मैं सिर्फ लिख देती हूँ 10 साइन 53, 10 कोस 53, या फिर ये 37 है, 10 कोस 37, 10 साइन 37। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। यूनिट वेक्टर, हमने अकेला ए वेक्टर को कैसे लिखते हैं वो सीख लिया। अकेला इसको कैसे लिखते हैं मैग्नीट्यूड वाले को, ये भी सीख लिया। ये तो नाराज हो गया, ये कह रहा कि मुझे भी अकेले लिख के बताओ, मैं हमेशा सबके साथ में ही क्यों आऊं। ये डायरेक्शन है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ये हमेशा सभी के साथ में ही आता है। अब ये कह रहा है कि अब मुझे भी अलग से लिख के बताओ, तो इसके लिए कैसे लिखेंगे। सपोज कीजिए हम मान लेते हैं कि जो ए वेक्टर है वो 3i + 4j + 5k है। इसके लिए ये कितना आएगा मैग्नीट्यूड इसका 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर। ये कितना आएगा 25 + 25 50। ठीक है, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, और 5√2 लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ए केप को लिखते हैं। क्या यहां से ए केप ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ये आएगा, मोड ऑफ ए वेक्टर, क्या ये आएगा? बिल्कुल, इसका ये फॉर्मूला है, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए, है ना। अब यहां से ये कितना आएगा दिस अपॉन दिस। मैं आपको एक जादू दिखाऊं, ये देखिए ए केप को हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे 3/5√2 आई केप। मैंने कुछ बड़ा ले लिया बट इट्स ओके, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 4/5√2 जे केप प्लस 5/5√2 के केप। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि ए केप का मैग्नीट्यूड परिमाण हमेशा 1 होता है। देखिएगा यहाँ से प्रूफ हो जाएगा, है ना।
करते हैं। क्या इसका जब हम परिमाण लेंगे, इसका मतलब इसको स्क्वायर करके रूट अंडर करेंगे, इसके परिमाण की तो यही करेंगे ना। ठीक है, करते हैं। जब इसके लिए ये करेंगे तो ये कितना आएगा, देखिए 9/50 प्लस 16/50 प्लस 25/50। ये देखिए बेस समान होता है तो चीज़ें जुड़ जाती हैं। तो क्या 50/50, क्या ये 1 आ रहा है? क्योंकि मैंने कहा भी था। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। आगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड देख लेते हैं। ये देखिए ए वेक्टर क्या आएगा यहाँ से, 3i कैप प्लस 4j कैप, क्या इतना आएगा? ये कितना आएगा? 5 आएगा। ये कितना आएगा? क्या इसका मैग्नीट्यूड भी 1 आना चाहिए? करते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। क्या आएगा इसके बाद? 9/25, 16/25, 25/25, इट्स मीन 1। क्या इसका मैग्नीट्यूड भी 1 आया? इसका मतलब ये हुआ जितने भी ए के है ना डायरेक्शन वाले, ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। आई होप आपको ये सभी चीजें समझ में आई होंगी।